गुलाम कादिर उन्हें अपने साथ लेकर दरख्तों के नीचे से गुजरने लगा। काफी देर चलने के बाद दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया और एक खाड़ी आ गई। खाड़ी वो जगह होती है जहाँ समंदर एक नदी या झील की शक्ल में जंगल के अंदर जाता है। खाड़ी के दूसरे किनारे पर रोशनियां दिखाई दे रही थी। गुलाम कादिर ने कहा, ये रोशनियां कथाकुनी जजीरे की बंदरगाह की हैं। ये बहुत छोटा सा जजीरा है। कथाकुनी अंडमान के तमाम जजीरों में से छोटा जजीरा है, लेकिन जहां से इंडिया का मशरकी साहिल और मद्रास की बंदरगाह का फासला सबसे कम है। चुनाचे जंगल की लकड़ी से भरे हुए जहाज इसी बंदरगाह से इंडिया की तरफ जाते हैं। शेख साहब ने तुम्हें बता दिया होगा, मेरा यहाँ ठेकेदारी का छोटा सा कारोबार है। मैं जंगल का छोटा सा हिस्सा ठेके पर लेता हूँ और जंगल के पुराने दरख्तों को कटवा कर उनकी लकड़ी इंडिया भेज देता हूँ। मैं जब यहाँ आया था तब जवान था, अब मेरी उम्र 60 साल की हो गई है। मेरे बाल बच्चे मद्रास में होते हैं, महीने में एक बार उनसे मिलने चला जाता हूँ। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। वो लोग खाड़ी के किनारे किनारे चल रहे थे। एक जगह गुलाम कादिर किनारे से हटकर दाएं जानिब दरख्तों में हो गया। ये दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। पगडंडी जहां जाकर खत्म हुई वहां एक खुली जगह थी जहां कटे हुए दरख्तों का ढेर लगा हुआ था। अंधेरे में 2 आरा मशीनें भी नजर आ रही थी। पीछे नारियल के दरख्तों के दरमियान एक ढलवान छत वाला मकान बना हुआ था। ये मकान भी जमीन से 3-4 फुट ऊंची मचान पर बना हुआ था। उसके बाहर एक लालटेन रोशन थी। गुलाम कादिर कहने लगा, इस जजीरे में अभी बिजली नहीं आई। हम डीजल के इंजन की मदद से आरा मशीनें चलाकर लकड़ियों की कटाई करते हैं। मकान के 2 कमरे थे। गुलाम कादिर ने कहा, आप दोनों इस कमरे में इत्मीनान से सो जाएं। यहाँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बेफिक्र होकर सोएं। कमरे में चारपाइयां बिछी हुई थी। गुलाम कादिर चला गया। इमरान और जिब्रान एक एक चारपाई पर लेट गए। कमरे की 2 खिड़कियां थी जिनमें से समंदर की हवा आ रही थी। बिस्तर पर लेटते ही वो गहरी नींद सो गए। सुबह काफी देर के बाद उनकी आंख खुली। गुलाम कादिर ने कहा, आ जाओ नाश्ता कर लो। बरामदे में बैठकर उन्होंने नाश्ता किया। थोड़ी देर के बाद डीजल का इंजन स्टार्ट कर दिया गया। आरा मशीन चलने लगी और मजदूर शहतीरों की चराई करने लगे। गुलाम कादिर बोला, परसों एक माल बरदार जहाज लकड़ियां लेकर मद्रास जा रहा है। जहाज का कप्तान मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। वो तुम्हें पूरी हिफाजत से मद्रास पहुंचा देगा। दोनों दोस्तों ने दूसरा दिन भी गुलाम कादिर के यहाँ गुजार दिया। तीसरे रोज सुबह जहाज ने चलना था। गुलाम कादिर ने पिछले पहर मुंह अंधेरे आकर इमरान और जिब्रान को उठा दिया। दोनों ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और गुलाम कादिर के साथ कथाकुनी की बंदरगाह की तरफ रवाना हो गए। बंदरगाह वहां से करीब ही थी। सिर्फ एक जेटी की बंदरगाह थी। एक बहरी जहाज जेटी पर लगा हुआ था। गुलाम कादिर ने जहाज के कप्तान से इमरान और जिब्रान का तारुफ करवाया और कहा, यही मेरे दोनों कजन हैं जिन्हें मद्रास जाना है। जहाज का कप्तान गोवा का रहने वाला मजबूत कद काठ का आदमी था। उसने बड़ी गर्मजोशी से इमरान और जिब्रान से हाथ मिलाया और बोला, नो प्रॉब्लम, हम तुम्हें मद्रास पहुंचा देगा। गुलाम कादिर इमरान और जिब्रान को कप्तान के हवाले करके चला गया। कप्तान दोनों को जहाज के ऊपर वाले डेक पर ले आया। कहने लगा, तुम लोग यहाँ कैबिन में रहेगा। डेक की एक जानिब छोटा सा कैबिन बना हुआ था। कप्तान बोला, खाने के टाइम पर तुम लोग नीचे कैंटीन में आ जाएगा। ये कहकर कप्तान चला गया। थोड़ी देर के बाद ये माल बरदार जहाज मद्रास की तरफ अपने समंदरी सफर पर रवाना हो गया। कप्तान ने उन्हें बताया था कि कथाकुनी से मद्रास की बंदरगाह का फासला 350 समंदरी मील है और जहाज तीसरे दिन मद्रास पहुंचेगा। समंदर पुरसुकून था। जहाज एक खास रफ्तार से समंदर में सफर करता रहा। तीसरे दिन सूरज गुरूब हो रहा था कि दूर से इंडिया के साहिल की रोशनियां नजर आना शुरू हो गईं। इमरान और जिब्रान डेक के जंगले के साथ लगे उन रोशनियों को देख रहे थे। जिब्रान ने कहा, हालात ऐसी सूरत इख्तियार कर गए थे कि मुझे इंडिया वापस पहुंचना नामुमकिन नजर आ रहा था। इमरान बोला, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल थी। सारा सबब उसी मुसब्बबुल असबाब ने पैदा किया है। हम अल्लाह ताला का जिस कदर शुक्र अदा करें कम है। शाम हो गई थी जब जहाज मद्रास के साहिल के साथ लग गया। कप्तान ऊपर डेक पर आ गया। कहने लगा, हम मद्रास पहुंच गए हैं, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खुद बंदरगाह से बाहर निकालूंगा। गुलाम कादिर हमारा दोस्त है। उसने हमें ऑर्डर किया था कि तुम लोगों को खुद बंदरगाह से बाहर निकालूं। कमॉन। फरार का ऐसा इंतजाम इमरान और जिब्रान की जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। जहाज के कप्तान ने इमरान और जिब्रान को अपने साथ लिया। जहाज से उतारा और बंदरगाह की जेटी के एक माल गोदाम में से गुजार कर बंदरगाह वाली बड़ी सड़क पर ले आया। कहने लगा, अब तुम मद्रास में हो, जहाँ चाहे जा सकते हो।
इमरान और जिब्रान ने कप्तान का शुक्रिया अदा किया तो कप्तान बोला, शुक्रिया की कोई बात नहीं, गुलाम कादिर हमारा दोस्त है, उसका ऑर्डर था कि तुम्हें अपनी सेफ्टी में मद्रास पहुंचाऊं। ओके, अब हम वापस जहाज पर जाएगा, बाय बाय। कप्तान बंदरगाह की तरफ चला गया। इमरान और जिब्रान मद्रास की एक कुशादा सड़क पर खड़े थे जिसकी दोनों जानिब बिजली के खंभों पर मरकरी लाइटें रोशन थीं और सड़क की दूसरी तरफ किसी स्टोर की बहुत बड़ी इमारत थी जिसके ऊपर नियॉन साइन का बोर्ड जगमग कर रहा था। एक तरफ कोका कोला का नियॉन साइन कभी रोशन हो रहा था, कभी बुझ रहा था। सड़क पर ट्रैफिक रवां-दवां थी। मद्रास भारत का एक अहम शहर और बंदरगाह है और सूबे का सदर मकाम भी है। यहाँ के लोग तमिल जबान बोलते हैं जो दरावड़ कौम की कदीम जबान थी। तारीखी तहकीक के मुताबिक बर्रे सगीर में आर्याओं की आमद से पहले यही नस्ल हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो में हुकूमत करती थी। आर्याओं के शुमाली हिंद पर कब्जे के बाद ये कौम जनूबी हिंद की तरफ पसपा हो गई। इमरान और जिब्रान को उस शहर में ठहरना नहीं था, उनकी मंजिल दिल्ली थी। चुनाचे वो एक ऑटो रिक्शे में बैठकर मद्रास सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आ गए। यहाँ से उन्हें दिल्ली जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। दोनों दोस्त प्लेटफॉर्म पर एक तरफ होकर बैठ गए। इमरान कहने लगा, ये मालूम करना चाहिए कि दिल्ली की तरफ कौन सी गाड़ी जाती है और कब जाएगी। जिब्रान बोला, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर पता करता हूँ। जिब्रान चाय के स्टॉल की तरफ चला गया। इमरान बेंच पर ही बैठा रहा। अगरचे वो शहर दिल्ली और अंडमान से बहुत दूर था, फिर भी इमरान इस निगाह से माहौल का जायजा ले रहा था कि वो किसी की नजर में तो नहीं आ गए। प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस के सिपाही चल फिर रहे थे। एक मिलिट्री पुलिस का जवान भी गेट के पास खड़ा था। जिब्रान वापस आ गया, कहने लगा, 2 घंटे के बाद एक गाड़ी दिल्ली की तरफ जा रही है, मगर ये पैसेंजर ट्रेन है, रास्ते में बड़ी देर लगा देगी। इमरान ने कहा, पैसेंजर ट्रेन हमारे लिए बहुत मौजू रहेगी, मुसाफिरों के हुजूम में हम भी रूपोश हो सकते हैं। जिब्रान ने कहा, ये 2 घंटे हम कहाँ गुजारें, यहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे तो खामखा लोगों की नजरों में आ जाएंगे। इमरान ने कहा, तो चलो 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में चलकर बैठते हैं। 3rd क्लास का मुसाफिर खाना बाहर था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 1st क्लास और 2nd क्लास के मुसाफिर खाने ही थे। वो बाहर निकल आए। 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में काफी लोग बैठे हुए थे। दोनों एक जगह बैठ गए। यहाँ पुलिस का कोई सिपाही नहीं था। यही उन्होंने कैंटीन से चावल वगैरह लेकर खाए। जब 1.25 घंटे गुजर गए तो मुसाफिरों में हलचल सी पैदा हुई। ट्रेन का वक्त हो गया था। इमरान और जिब्रान भी मुसाफिरों के साथ प्लेटफॉर्म पर आ गए। टिकट उन्होंने पहले ही खरीद रखे थे। प्लेटफॉर्म पर दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। वो ट्रेन में सवार हो गए। ये सफर भी काफी तवील और थका देने वाला सफर था। ट्रेन सूबा तमिलनाडु से निकलकर दूसरे दिन सुबह सूबा आंध्र प्रदेश में दाखिल हो गई। हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पर ट्रेन काफी देर खड़ी रही। इमरान और जिब्रान ट्रेन के डिब्बे में ही छुप कर बैठे रहे। बाहर प्लेटफॉर्म पर निकलना खतरे को दावत देना था। आखिर हैदराबाद दक्कन से ट्रेन चल पड़ी। उसके बाद दूसरा बड़ा स्टेशन नागपुर था। हैदराबाद से उसका फासला बहुत तवील था। आखिर नागपुर के बहुत बड़े रेलवे स्टेशन से भी ट्रेन आगे निकल गई। उसके बाद ट्रेन मध्य प्रदेश के बहुत बड़े स्टेशन जबलपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर बनारस की तरफ रवाना हुई। बनारस अंग्रेजों के जमाने का नाम था। अब उस शहर का नाम वाराणसी हो गया है। वाराणसी से गाड़ी लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद से होती हुई दिल्ली पहुंच गई। ये सफर 3 दिनों में तय हुआ। ट्रेन जब दिल्ली के रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई तो दिन ढल रहा था। ट्रेन में ही इमरान ने जिब्रान को हिदायत कर दी कि वो हाजी साहब के होटल में अलग अलग होकर जाएंगे और प्लेटफॉर्म पर अजनबी मुसाफिरों की तरह उतरेंगे। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। इमरान उतरकर एक तरफ और जिब्रान उतरकर दूसरी तरफ मुंह करके चल दिया। 1 घंटे के बाद वो आगे पीछे हाजी साहब के चांदनी चौक वाले होटल में हाजी साहब के सामने बैठे हुए थे। हाजी साहब ने कहा, हम तुम्हारे इस कारनामे पर जितना फख्र करें कम है। भारत की मिसाइल फैक्ट्री उड़ाकर तुमने कश्मीरी मुजाहिदीन के हौसले बुलंद कर दिए हैं और भारतीय फौज के वक़ार को कारी ज़रब लगाई है। अब आगे तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? कमांडो इमरान ने कहा, हम अपने बेस यानी कश्मीर के महाज पर वापस जाना चाहते हैं। हाजी साहब ने इमरान को खास तौर पर मुतनब्बे करते हुए कहा, इमरान तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के अखबारों में तुम्हारी तस्वीर का वो खाका जो अंडमान के अंग्रेजी अखबार में छपा था शाया हो चुका है और यहाँ के लोग तुम्हारी शक्ल से वाकिफ हैं। पुलिस ने तुम्हारे खाके के नीचे ये ऐलान भी शाया कर दिया है कि ये शख्स पाकिस्तान का दहशतगर्द जासूस है और जो कोई उसको गिरफ्तार करवाएगा उसके बारे में पूरी मालूमात मुहैया करेगा उसे 50,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। इमरान बेख्तियार बोला, तो मेरी तस्वीर यहाँ के अखबारों में भी छप चुकी है। अब हम पहले से ज्यादा मोहतात होकर सफर करेंगे। कमांडो जिब्रान ने कहा, बल्कि हमें दिल्ली से कश्मीर तक का सफर अलग अलग होकर करना चाहिए। हाजी साहब बोले, ये बेहतर रहेगा। फिर हाजी साहब ने इमरान की तरफ देख कर कहा, तुम्हारी तस्वीर का जो खाका अखबारों में छपा है उसमें तुम्हारी शेव बिल्कुल साफ है। अब तुम्हारी शेव थोड़ी बढ़ गई है। तुम अभी शेव मत करना।
शेव करोगे तो फौरन पहचाने जाओगे। रात दोनों कमांडो दोस्तों ने हाजी साहब के यहाँ बसर की। सुबह सुबह जिब्रान कश्मीर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी गाड़ी दोपहर के 2 बजे जाती थी। इमरान 1 बजे तक हाजी साहब के होटल में ही छुपा रहा। पूरे 1 बजे वो ऑटो रिक्शे में बैठकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। ट्रेन ठीक 2 बजे चलती थी। इमरान ने जम्मू तक का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आकर कोने में बैठ गया। उसने एहतियात के तौर पर सर पर मफलर लपेट रखा था। ट्रेन अभी नहीं आई थी। ये ट्रेन बम्बई से जम्मू तक चलती थी। प्लेटफॉर्म पर दिल्ली से आगे जाने वाली सवारियों का काफी हुजूम था। 2-3 पुलिस वाले भी चल फिर रहे थे। स्पीकर पर ऐलान हुआ कि जम्मू तवी जाने वाली ट्रेन 1 घंटा देर से पहुंचेगी। ये खबर इमरान के लिए बड़ी मनहूस थी। उसे मजीद 1 घंटा प्लेटफॉर्म पर बसर करना था। वहां उसे कोई भी देख सकता था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। वो वापस हाजी साहब के होटल में भी नहीं जाना चाहता था। यही सोच कर बैठा रहा कि 1 घंटे की बात है, गुजर जाएगा। लेकिन उस 1 घंटे में क्या कुछ होने वाला था उसकी इमरान को खबर नहीं थी। वो कुछ देर तो बेंच पर बैठा रहा, फिर उठकर टहलता टहलता प्लेटफॉर्म के उस सिरे की तरफ चला गया जहां कोई मुसाफिर नहीं था। वहां लकड़ी के 3-4 क्रेट साथ साथ पड़े हुए थे। वो एक क्रेट पर बैठ गया। उसका रुख रेलवे लाइन की तरफ था। इतने में पीछे से किसी ने उसे आवाज देकर पूछा, भाई साहब आपके पास माचिस होगी? इमरान ने मुड़कर देखा। एक पतलून कमीज वाला, सांवली रंगत और घुंघरियाले स्याह बालों वाला मजबूत जिस्म का आदमी हाथ में सिगरेट लिए खड़ा था। इमरान की छठी हिस्स ने अचानक बेदार होकर उसे बता दिया कि इमरान तुम खतरे में घिर गए हो। लेकिन कमांडो इमरान ने अपने चेहरे पर परेशानी का जरा सा भी तासुर न आने दिया। उसने कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। अजनबी ने माजरत पेश करते हुए कहा, ओ अच्छा, आई एम सॉरी। और फिर उसके पास ही दूसरे क्रेट पर बैठ गया। कहने लगा, आप अच्छा करते हैं कि सिगरेट नहीं पीते, ये बहुत बुरी आदत है। क्या करें, लेकिन ये आदत हमें पड़ चुकी है। इमरान ने कोई जवाब न दिया और सामने दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ देखता रहा। अजनबी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? इमरान समझ गया कि उस आदमी को उस पर शक हो गया है और वो उसका इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं। उसने यूं ही कह दिया, अमृतसर जा रहा हूँ। अजनबी ने पूछा, वहाँ आपका कोई कारोबार है? इमरान ने कहा, जी नहीं, मैं अपने एक दोस्त राम प्रसाद से मिलने जा रहा हूँ। उसकी माई से वहाँ के बाजार में किताबों की दुकान है। अजनबी ने दूसरा सवाल किया, कहाँ से आ रहे हैं? इमरान ने सोचा कि इस शख्स से ऊंची नीची बात की तो कहीं मामला बिगड़ न जाए, इसलिए उसके साथ नॉर्मल अंदाज में ही बात की जाए तो बेहतर है। उसने कहा, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अजनबी ने इमरान की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। इमरान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, बोला, हो सकता है दिल्ली में ही कहीं देखा हो। अजनबी बोला, आपकी जबान दिल्ली वालों की लगती नहीं। इमरान ने कहा, मैं अमृतसर पंजाब का रहने वाला हूँ। दिल्ली के चांदनी चौक में मेरी किताबों की दुकान है। अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में ही रह रहा हूँ। अजनबी ने कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? इमरान को गुस्सा तो बहुत आया, मगर मसलहत का तकाजा था कि वो ठंडे दिल से काम ले और उस आदमी के हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करे। यहाँ फिर जल्दी में इमरान से गलती हो गई और उसने अपने आप को हिंदू जाहिर करते हुए कहा, मेरा नाम करमचंद है। खुदा जाने उस आदमी ने कोई खास इशारा किया या उन्होंने पहले से मामला तय कर रखा था। अचानक 3 पुलिस के सिपाही किसी तरफ से निकलकर वहां आ गए। अजनबी ने उनमें से एक सिपाही से कहा, ये करमचंद जी हैं, दिल्ली में किताबों का बिजनेस करते हैं। अमृतसर अपने दोस्त राम प्रसाद से मिलने जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इन्हें ऑफिस में ले चलो, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। इमरान के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो फंस गया था। अजनबी नौजवान CIA का आदमी था और उसने पहली नजर में ही इमरान को पहचान लिया था। इमरान ने अपने होशो हवास बरकरार रखे और कदरे रोब से पूछा, आप लोग मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। अजनबी ने कहा, हम कब कहते हैं कि आप मुजरिम हैं? हम तो सिर्फ आपकी खातिरदारी करने के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं। आइए तशरीफ ले चलिए। इमरान कुछ कहने ही लगा था कि पुलिस के सिपाहियों ने उसे पकड़कर फौरन हथकड़ी लगा दी। CIA के आदमी ने कहा, इसे ले चलो। इमरान बेबस हो गया। वो पुलिस के कब्जे में था और भाग नहीं सकता था। वो ये सोचने लगा कि अब आगे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर रेलवे का ऑफिस था। सिपाही उसे वहां ले आए और एक छोटे खाली कमरे में कुर्सी पर बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद अजनबी नौजवान भी आ गया। उसके साथ एक बावर्दी पुलिस ऑफिसर भी था। दोनों उसके सामने कुर्सियों पर बैठ गए। अजनबी ने इमरान से कहा, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ कर लो। अपना जुर्म तस्लीम कर लेने में ही तुम्हारी भलाई है। इमरान ने कहा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आप लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं।
मैं भारत का आजाद शहरी हूँ, आपको कोई हक नहीं है कि बगैर वारंट दिखाए मुझे गिरफ्तार करें। अजनबी ने पुलिस ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, कपूर जी, इसे वारंट दिखा ही दें। पुलिस ऑफिसर ने जेब से अखबार का एक तराशा निकालकर इमरान के सामने मेज पर रख दिया। ये अखबार में छपी हुई इमरान की तस्वीर थी, जिसके नीचे लिखा था कि ये इंतहाई खतरनाक पाकिस्तानी दहशतगर्द है। जो कोई इसे जिंदा गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मदद करेगा या इसके बारे में कोई इत्तला देगा, उसे नकद इनाम दिया जाएगा। पुलिस ऑफिसर कपूर ने इमरान को उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये आपकी तस्वीर है और यही आपकी गिरफ्तारी का वारंट भी। फिर उसने रोबदार आवाज में कहा, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि अपने जुर्म का एतराफ कर लो। इमरान बोला, ये मेरी तस्वीर नहीं, किसी ने जानबूझकर मुझसे दुश्मनी करते हुए ये खाका मेरी शक्ल का बनाकर पुलिस को दिया होगा। पुलिस ऑफिसर ने अखबार का तराशा उठाकर जेब में रख लिया और CIA के नौजवान से पूछा, इसने अपना नाम क्या बताया था? CIA वाले ने कहा, करमचंद। पुलिस ऑफिसर बोला, जरा इसे अंदर ले जाकर चेक करो कि ये असल में कौन है। उस वक्त इमरान को एहसास हुआ कि उसने अपने आप को हिंदू जाहिर करके हिमाकत की है। अब तो वो बिल्कुल फंस गया था। CIA वाले ने सिपाहियों से कहा, इसे अंदर ले जाकर देखो ये हिंदू है या मुसलमान। सिपाही उसे दूसरे कमरे में ले गए। चंद लम्हों के बाद उसे बाहर लेकर आए। एक सिपाही ने कहा, सर ये मुसलमान है, हिंदू नहीं है। पुलिस ऑफिसर अब इमरान की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने कुर्सी खींच ली और इमरान के बिल्कुल सामने और करीब हो गया और इमरान की ठोड़ी को अपने बेद के डंडे से ऊपर करते हुए बोला, हमें सिर्फ इतना बता दो कि अंडमान में एटमी फैक्ट्री की तबाही में तुम्हारे साथ कौन कौन कमांडो थे। अगर तुम हमें उनके नाम बता दो और ये बता दो कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इमरान समझ गया कि खेल खत्म हो गया है, अब आए बाएं शाएं करने का कोई फायदा नहीं। उसने कहा, मैंने अकेले ही ये ऑपरेशन किया है, मेरे साथ और कोई नहीं था। दूसरा CIA वाला कहने लगा, हमारे पास तुम्हारी फाइल की मुकम्मल कॉपी पोर्ट ब्लेयर से पहुंच चुकी है। उससे पता चलता है कि तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ और भी पाकिस्तानी कमांडो थे। हमें उनके ठिकाने बता दो और अपनी जान बचा कर चले जाओ। अगर इस बात की तस्दीक हो गई कि तुम्हारे साथी कमांडो पुलिस की तहवील में आ गए हैं, तो हम तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करेंगे और तुम्हें खुद फरार होने का मौका देंगे। इमरान जानता था कि ये सब झूठ है, ये खुद मुझे छोड़ दें इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो उसके सामने एक ही रास्ता था कि CIA के टॉर्चर हाउस में उनकी वहशियाना दरिंदा सिफत अजियतें बर्दाश्त करने की कोशिश करे और जबान बंद रखे और जब तक जिंदा रह सकता है जिंदा रहे और उन लोगों को कुछ न बताए और कोशिश करता रहे और फिर अगर मर जाए तो मर जाए। इमरान ने अपने मौकिफ पर कायम रहते हुए कहा, मेरे साथ कोई कमांडो साथी नहीं था और मैं भी पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक कश्मीर के मुजाहिदीन की एक जमात से है जो इंडियन आर्मी की दरिंदगियों का मुकाबला कर रहे हैं। CIA वाले नौजवान का नाम बनवारी लाल था। पुलिस ऑफिसर कपूर ने CIA के आदमी बनवारी लाल से कहा, बनवारी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसे किले में ले चलो। दिल्ली के लाल किले में भारत का सबसे बदनाम और खतरनाक तरीन टॉर्चर हाउस था। कमांडो इमरान ने उस तहखाने के बारे में बड़ी होशरुबा और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तानें सुन रखी थी। भागने का कोई मकाम नहीं था, उसे हथकड़ी लगी हुई थी और 2 सिपाही उसके दाएं बाएं मौजूद थे। बनवारी लाल ने कहा, ठीक है सर, मैं उसे खुद लाल किले ले जाता हूँ। आप भी पहुंच जाएं और सब थानों को सिग्नल दे दें कि अंडमान का मफरूर दहशतगर्द पकड़ लिया गया है। वो बोला, ओके। ये कहकर पुलिस ऑफिसर ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही इमरान को लेकर बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गए। बाहर पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। सिपाहियों ने इमरान को गाड़ी के अंदर धकेल दिया, खुद भी उसके दाएं बाएं बैठ गए। बनवारी लाल खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और गाड़ी दिल्ली के शोरगुल वाले बाजारों में से गुजरती दिल्ली के मशहूर लाल किले की तरफ भागी जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।